नमस्कार। बलदेव राम सहायकाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज बेड़का शक्ति ये पार्ट फर्स्ट पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ है और उन ग्रंथों की इन्होंने रचना की और उन ग्रंथों में इन्होंने क्या लिखा। इसी क्रम में आज अपन अध्ययन करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखने में इनका क्या योगदान है और इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनसे पहले फ्रेंच विद्वान गासादेता शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, ग्रेजुएशन इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे और जो सबसे महत्वपूर्ण आपके या युग के इतिहास ग्रंथों की रचना करने वालों में सर्वोपरि स्थान के जो अधिकारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आपके इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वो एक राम कुमार वर्मा, उन्होंने भी इनसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कई मान्यताओं से आप बिल्कुल असहमत नजर आते हैं और हिंदी जगत ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में इनकी मान्यताओं को नतमस्तक होकर स्वीकार किया था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ हिंदी साहित्य का जैसे आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। वैसे देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की जो आदिकाल है इसके संबंध पर्याप्त इन्होंने अनुसंधान पर्याप्त कार्य किया है और इन्होंने जो हिंदी साहित्य की जो भूमिका ये है, आप इस ग्रंथ को यदि देखें तो सिद्धांत या पद्धति के हिसाब से ये इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आता है। इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि इसमें जो स्वतंत्र लेख लिखे गए हैं, स्वतंत्र जो लेख लिखे गए वो हिंदी साहित्य की या हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसके बारे में नूतन व्याख्यान या कुछ नए तथ्य प्रकाश में लाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसका नामकरण उन्होंने दिया था वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस नाम पे आपत्ति की थी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि इस काल के लिए जो नाम है उचित है वो आदिकाल है। हालांकि इसके लिए और भी कई सारे नाम आए थे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल कहा था, वीर सतीश को चारण काल कहा था, राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल इसके लिए नाम सुझाया था, आरंभिक काल और प्रारंभिक मिश्र बंधु ने इसके लिए आरंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त ने इसके लिए प्रारंभिक काल ये नाम सुझाए थे, राहुल शंकर के सिद्ध सामंत काल इसके लिए नाम सुझाया था। तो बोले इस नाम में सबसे ज्यादा आपत्ति थी और इसके लिए आदिकाल नाम रमाशंकर शुक्ल प्रसाद इन्होंने भी इसके लिए नाम दिया था, वो था आदिकाल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये मान्यता था कि जो नाम वीर गाथा काल है ये नाम एकाकी प्रवृत्ति का द्योतक है, यानी ये तो केवल जो वीरता की प्रवृत्ति है, वीरता की प्रवृत्ति को आधार बना करके इस ग्रंथ की सृजना की थी और इन्होंने जो बाहरी ग्रंथ, इन बाहरी ग्रंथों का आधार में जो नामकरण किया उनमें से कई ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक नहीं हैं, यानी कुछ प्रामाणिक हैं, कुछ अप्रामाणिक, कुछ अर्ध प्रामाणिक। इस हिसाब से ये ग्रंथ भी प्रामाणिक वाली स्थिति में नहीं आते हैं, तो फिर किस हिसाब से ये नाम उचित बन पड़ा, यानी ये उचित हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है और इन्होंने ये नाम सुझाया था आदिकाल। और आदिकाल वैसे यदि इसको देखा जाए तो यह ही नाम सबसे उपयुक्त माना जा सकता है, क्योंकि
हिंदी साहित्य के बाद का जो भक्ति काल है या रीति काल है या आधुनिक काल का जो साहित्य है, उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसके जो भाव हैं, जो शैली है, इनके आदिम बीज है इस काल में पैदा हो चुके थे। चाहे भाषा संबंधी देख लीजिए, चाहे शैली संबंधी देख लीजिए, या भाव संबंधी जिनी कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसके आदिम बीज इस काल में देखे जा सकते हैं। इसलिए सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो आदिकाल ही हो सकता है। और दूसरी इनकी जो बात थी वो हिंदी साहित्य के दूसरा जो काल उन्होंने सुझाया था वो था भक्ति का। अब भक्ति आंदोलन का उदय, इसके ऊपर भी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की अपनी मान्यता या अपना मत है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सर्वथा विपरीत है। यानी भक्ति का उदय दूसरे काल का नाम इन्होंने भक्ति काल लिया था, यानी इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। ये तो ठीक है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यता है वो ये है कि हिंदू के ऊपर जैसे मुसलमानों का आक्रमण करना शुरू किया, जिससे हिंदू जातियाँ निराश और हताश हो गई थी, और निराश और हताश जातियों का भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। तो ये उनके कहने का बाद यह है कि इस्लाम के बलात् प्रयोग से इस भक्ति का उदय हुआ था। लेकिन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस्लाम के बलात् प्रयोग से या उनका जबरन जो काम था उससे भक्ति का उदय नहीं हुआ था, बल्कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है। यानी हिंदू सदा से आशावादी है, और आशावादी व्यक्ति में कभी भी निराशा का पुष्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इन्होंने जो भक्ति का उदय बताया था, इसका भी इन्होंने खंडन कर दिया। और तीसरी जो इनकी विशेषता और मानी जाती है वो ये है यानी संत कार्य और सूफी कार्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको दो भागों में पहले बांटा था, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत भी उन्होंने दो पार्ट किए थे, एक संत काव्य धारा और दूसरा निर्गुण ये आपकी सूफी काव्य धारा। इसको प्रेम मार्ग की शाखा के नाम से भी जाना जाता है और इसको संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, यानी ये ज्ञान मार्ग की शाखा है। अब बात आती है मतलब जो संत काव्य धारा है ये मतलब आपके महत और बोध सिद्ध इनका सहज ही विकसित स्वरूप है, जबकि ये इस बात को आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं संत कार्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसके बीच इसमें लेके जा सकते हैं, यानी इसका सहज विकसित स्वरूप आपके संत कार्य द्वारा या संत मार्ग की शाखा के जो कवि हैं इन्हीं की जो मान्यता इनकी जो प्रवृत्ति थी उनको लेकर के आगे बढ़े थे। और दूसरा जो सूफी काव्य धारा इसकी कथानक के दीजिए या कथानक रूढ़िया के दीजिए, कथानक रूढ़िया के दीजिए, या अपन इसकी जो विचार शैली कह सकते हैं, विचार और शैली, इनके फारसी की जो मसनवी शैली है, फारसी की मसनवी शैली, यदि इसका विकसित स्वरूप सूफी काव्य धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते, जबकि आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस प्रकार के जो कथानक रूढ़ियां या विचार या शैलियां या जो भाव हैं आपके अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत का जो कार्य है उसमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। और ये दूसरा ये भी कहते हैं कि जो संत कार्य है इस्लाम का एकेश्वर का प्रभाव, इस्लाम का एकेश्वरवाद के बाद में ये तो इस चीज का भी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी खंडन करते हैं। तो मतलब इस हिसाब से यानी नामकरण आदिकाल वाला देख लीजिए या भक्ति का मुद्दे देख लीजिए या संत और सूफी काव्य धारा के बारे में इनकी जो धारणाएं थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इनके सर्वथा धीरे धीरे जान पड़ते हैं। इसीलिए इनके लिए एक टिप्पणी डॉक्टर गणपति चंद्र दुख ने की थी कि मतलब आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्रबल पुष्ट परमाणु के आधार पर इनकी जो मान्यताएं थी, इनकी जो आपकी विचारधारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनका खंडन किया था, वो भी किस बेस पे, प्रबल और पुष्ट परमाणु का आधार पे। और जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा के बोध की बात है उसमें आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कोई सानी नहीं है। और दूसरी
आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो आपके गोस्वामी तुलसीदास को ही आधारभूत रूप में मान करके आगे चले थे। इस मान्यताओं का भी खंडन किया था और कभी की आलोचना करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस हिसाब से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस हिंदी साहित्य के जो 3 ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार और हिंदी साहित्य उद्भव में विकास, 3 प्रकार के ग्रंथ लिख करके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में अपनी जो लेखनी चलाई थी उसके लिए आपकी हिंदी साहित्य या हिंदी की अध्येता है वो ऋणी है। अब आगे अपन और देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखने वालों में काशी गांधी प्रचारणी सभा, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ये संपादित यानी ये 16 खंडों में इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया है। इतिहास ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और ये एक तो आपके रचनाकार कह सकते हैं एक इतिहासकार की देन है, यानी 100 से अधिक आपके इतिहासकारों का ये मिला जुला आपके रिजल्ट कह सकते हैं अपन, यानी 100 से अधिक विद्वानों ने। अब फिर इसमें शैली संबंधी एकरूपता भी इसमें नहीं आ पाई थी क्योंकि ये अलग अलग विद्वानों के निर्देशन में इसको संपादित किया गया था। यानी इसके जो 16 खंड है इसका प्रत्येक खंड का एक अलग अलग पैनल, एक अलग विद्वान के नजरिए के हिसाब से इसको तैयार किया गया था। तो मतलब शैली संबंधी एकरूपता इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, यानी पढ़ने के हिसाब से तो ये ग्रंथ उचित नहीं जान पड़ता है, लेकिन फिर भी इसमें खूब सारी हिंदी साहित्य की सामग्री उसको एक ही स्थान पे एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। अब अपन देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस इतिहास को लिखने में इन्होंने हिंदी साहित्य जो विकासवादी सिद्धांत थे, विकासवादी सिद्धांतों को आधार बना करके इस इतिहास ग्रंथ को लिखा था। इनकी मान्यता थी कि हिंदी के अंतर्गत 30 और 35 वर्षों के 30-35 वर्षों में खूब सारा नया कार्य, नए शोध आए हैं, नए निष्कर्ष अपने सामने आए। तो इनकी मान्यता है कि अपन ये पुरानी जो मान्यता है इनसे चिपके नहीं है, जो नए शोध नए निष्कर्ष आए उनके अनुरूप हिंदी साहित्य का मूल्यांकन करने का प्रयास है करना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आपके आदिकाल है, भक्ति काल है, नीति काल है, आधुनिक काल है, ये जो 4 काल विभाजन इन्होंने किए थे उसके ऊपर भी इनको आपत्ति थी और इन्होंने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का ये स्वतंत्र रूप से विकास हुआ मानते हैं, जबकि प्रारंभिक काल और माध्यमिक जो काल है इसके अंतर्गत भी इन्होंने 3 प्रकार के कार्यों की विशेषताएं इन्होंने मानी थी। अब ये 3 धर्माश्रित, लोकाश्रित और राजाश्रित। धर्माश्रित के अंतर्गत भी इन्होंने 5 श्रेणियां इसके अंतर्गत इन्होंने मानी थी। धार्मिक राष्ट्र इसको इधर लिख देते हैं, धर्माश्रित, धार्मिक राष्ट्र कार्यक्रम, धार्मिक राष्ट्र कार्यक्रम, संत कार्यक्रम, पौराणिक कार्यक्रम,
पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा। तो ये इसके 5 भाग। इसी प्रकार से आपके राजर्षि और लोकाश्रित जो काव्य परंपरा है इसके भी इन्होंने 5 पार्ट कर दिए थे। नंबर 1 मैथिली गीति परंपरा, मैथिली गीति परंपरा ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र परंपरा, ऐतिहासिक प्रबंध परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। इन ये राजर्षि के 5 पार्ट। और अब अपन देखते हैं आगे लोकाश्रित के 2 वेद, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, और रोमांचिक कथा परंपरा। तो ये इस हिसाब से आपके इसके इन्होंने वेद किए हैं। तो ये आपके हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार थे इसमें गणपति चंद्र जो गुप्त हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करने वाले थे, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहासकार। अब अपन अगले अध्याय में हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उस आदिकाल के ऊपर या युग के जो परिस्थितियाँ थी उनका मूल्यांकन करेंगे या उनका अपने एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।